हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, समाज से हम अपने स्टार्ट करेंगे। हिंदी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। इसके अलावा जिस भी परीक्षा में हिंदी आती होगी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो आपका, कोई भी जिसमें भी हिंदी आपके सिलेबस में है तो आपके लिए सफिशिएंट है। दो पार्ट रहेंगे समाज के। आज समाज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी को। पहला पार्ट ये जो आज रहेगा और आने वाले कल सेकंड पार्ट रहेगा। दोनों पार्टों में समाज को कंप्लीट कर लेंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, चाहे कांस्टेबल में या फिर सब इंस्पेक्टर में, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाइए, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हिंदी अगर आपके सिलेबस में है तो समझ लीजिए कंप्लीट है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। किसी प्रकार का कोई डाउट आपका बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। एक एक पॉइंट को आपको शामिल करके चला हूं जितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन हम इसकी जानेंगे, क्योंकि डेफिनेशन सबसे ज्यादा आज के जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उसमें डेफिनेशन पूछी जाती है ना। क्योंकि पुराना जमाना वो बीत गया, अब कुछ नया चल रहा है। हमेशा जब आप पेपर में बैठोगे तो कुछ नया देखते हो। नया क्या देखते हो? ज्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सा रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल नया है, टारगेट परीक्षा इसका नाम है, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, इतना छोटा सा निवेदन है मेरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं समास का ये पहला पार्ट है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है समास और इसका क्लास 1 है ना। चलिए देखिए, शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। पूछा जाता है परीक्षा में कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, समस्त पद, सामासिक पद या फिर संपूर्ण पद। क्या? संक्षेप, समस्त पद, सामासिक पद या फिर संपूर्ण पद समास का शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अलावा ये आपने जान लिया, ये इसी तरह से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको रख देगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप राइट आंसर लगा लेना। समझ लीजिए, अगर शाब्दिक अर्थ से आपका प्रश्न आता है तो समझ लीजिए आपका सही हो गया। ठीक, दूसरा आगे बढ़ते हैं। पूछता है समास विग्रह क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, समास विग्रह है ना, समास विग्रह कहते हैं किसी चीज को तोड़ देना। विग्रह मतलब अलग कर देना, तोड़ देना, है ना। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो मजदूरी कर रहा खेत में, दो लोग चर्चा कर रहे हैं और तीसरे थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं यार ये बहुत गरीब है। गरीब किसको कहते हैं? गरीब उसको कहते हैं जो बिना धन वाला होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, जिसके पास धन नहीं होता, वो गरीब होता है। अमीर कौन होता है? जिसके पास पैसे होते हैं, वो अमीर होता है। यानी कि समास विग्रह का मतलब है किसी एक शब्द को कई शब्दों में बयान करना। जैसे गरीब है, या गरीब को क्या बोलते हैं? निर्धन बोलते हैं। निर्धन, निर्धन किसको कहते हैं? जिसके पास धन नहीं होता। निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है। सामासिक पद, छोटा पद। सामासिक जो शब्द होता है वो यानी कि एक शब्द होगा, वो सामासिक शब्द होगा। एक शब्द से अनेक शब्दों को बना देना, वो क्या कहलाएगा? वो समास विग्रह कहलाएगा। समझिए इसको, है ना, अच्छे से। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह होता है एक शब्द को कई शब्दों में बोलना, एक शब्द को कई शब्दों में बोलना। जैसे मैंने कहा निर्धन, निर्धन एक शब्द है, लेकिन अभी निर्धन को अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि इसको परिभाषित करेंगे कि निर्धन होता क्या है। निर्धन का मतलब है बिना धन वाला, बिना धन वाला, यानी कि तीन शब्द हो गए। निर्धन सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन इसकी देंगे, तो परिभाषित करेंगे कि निर्धन का मतलब क्या है, तो निर्धन का मतलब होता है बिना धन वाला। यानी कि एक शब्द से हमने तीन शब्दों को बना दिया, यही समास विग्रह कहलाता है। एक शब्द है, उसको तीन शब्दों में, यानी कि जरूरी नहीं कि तीन में, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा अगर होंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। अब वही जो तीन शब्द हैं, जैसे कि बिना धन वाला, अब बिना धन वाला है ना। अब इस बिना धन वाला तीन शब्द को एक शब्द में अगर हम परिवर्तित करेंगे, इसको हम बदलेंगे तो क्या कह देंगे? बिना धन वाले को, बिना धन वाले कहेंगे निर्धन, यानी कि ये हो गया सामासिक पद। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट आप देखिए। सामासिक पद का है मतलब कोई मतलब कई शब्दों को एक शब्दों में बोलना। कई शब्द है हमारे पास, बिना धन वाला। चलिए मैं लिख लेता हूं एक बार, है ना। कहां लिखे? चलिए यहां लिख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। निर्धन, निर्धन का मतलब है बिना धन वाला। देखिए निर्धन
निर्धन क्या हो गया? निर्धन हो गया आपका सामासिक पद, सामासिक पद। ठीक है, क्यों? सामासिक पद का मतलब है कई शब्दों को छोटा कर एक शब्द में बदल देना, है ना। तो निर्धन क्या होगा? सामासिक पद होगा। अब निर्धन, निर्धन का मतलब होता है बिना धन वाला, यानी कि यहां एक शब्द है लेकिन यहां कितने हो गए? 3 शब्द हो गए, यहां पर 3 हो गए। तो ये क्या हो गए? 3 शब्द, ये हो गए हमारे क्या चीज? ये होगी समास विग्रह, समास विग्रह। समझ आया? यानी कि एक शब्द को कई शब्दों में बदल देना वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। और कई शब्दों को एक शब्द में बदल देना वो क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब जैसे हाँ ये लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, निर्धन। निर्धन का मतलब है बिना धन वाला, है ना। आगे समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 4। अब से सवाल में पूछा जाएगा कि समास का जो शब्द बनता है वो किस तरह से बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। या 3 ऑप्शन दे देगा और एक चौथा गलत रख देगा, तो पूछेगा कौन सा गलत है। देखिए जो समास का जो शब्द बनता है वो किस तरह से बनता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए समास का जो शब्द है, समास का जो शब्द है, एक शब्दांश होगा और उसके साथ में पीछे एक शब्द जुड़ा हुआ होगा। आगे एक शब्दांश होगा और पीछे एक शब्द जुड़ा होगा। जैसे इसमें आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं आजीवन। आ क्या है? आ है इसमें एक शब्दांश। शब्दांश का मतलब है उपसर्ग। शब्दांश और उपसर्ग एक ही बात होती है। ठीक है, या तो हम शब्दांश कहते हैं या फिर हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। ठीक है, एक हो गया शब्दांश और जीवन हो गया एक शब्द। दुस्साहस, दुस्साहस, दुस क्या होगा? दुस मतलब बुरा, है ना, बुरा। दुस क्या हो गया? दुस एक शब्दांश हो गया यानी कि एक उपसर्ग हो गया और साहस हो गया एक शब्द। निर्विरोध, निर्विरोध आपने सुना होगा कि क्या हो गया? उसको तो निर्विरोध चुन लिया गया, यानी कि जिसके सामने कोई न खड़ा हो सके, निर्विरोध। ठीक है, निर्विरोध। निर्विरोध में क्या होगा? निर, निर क्या होगा? निर उपसर्ग हो गया और विरोध क्या हो गया? विरोध एक शब्द हो गया, निर्विरोध। तो जहां एक शब्दांश और एक शब्द मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सामासिक पद बन जाएगा, वो क्या सामासिक शब्द बन जाएगा, है ना। चलिए आगे फिर एक शब्द प्लस एक शब्द, यानी कि 2 शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? सामासिक शब्द बनाते हैं। आगे भी शब्द होगा और पीछे भी शब्द होगा। जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, है ना। अब देखिए दिन का भी अपना मतलब है, रात का भी अपना मतलब है, माता का भी अपना मतलब है, पिता का भी अपना मतलब है, यानी कि दोनों शब्द हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश या उपसर्ग वो चीज होती है जिन्हें यानी कि सबसे छोटी कह सकते हैं, उनको और छोटा नहीं करा जा सकता, उनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता, है ना। ऐसे ही एक शब्द और एक शब्द के साथ में दूसरा शब्द जोड़ देना, ये भी अभी किस चीज के उदाहरण है? जैसे मैंने आपको बताया आजीवन, दुस्साहस, निर्विरोध, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ये किस चीज के उदाहरण है? ये भी तो समास में अगर आ रहे हैं, मैं समास में अगर इनका यूज कर रहा हूं समास के चैप्टर में, तो जाहिर सी बात है समास के किसी न किसी उसके भेद के उदाहरण होंगे। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे किसके उदाहरण, इनको किस तरह से पहचाना जाएगा ना। चलिए अगला है पॉइंट, एक पद होगा और उसमें साथ में पीछे भी एक पद को लगाया जाएगा। अब पद क्या होता है ये भी हम जानेंगे, यानी कि अब सबसे पहले इतना समझ लीजिए, एक पद प्लस एक पद, है ना। जैसे चिड़ियाघर, हिमालय। अब चिड़ियाघर भी समास का ही भेद है, भेद का मतलब कोई उदाहरण है, और हिमालय भी समास के किसी भेद का उदाहरण है। तो जो चिड़ियाघर होता है, आपने सुना होगा चिड़ियाघर किसे कहते हैं? जो चिड़िया का घर होता है। हिमालय क्या होता है? हिमालय हिम प्लस आलय, है ना, हिम प्लस आलय। हिम किसको कहते हैं? बर्फ को कहते हैं। आलय कहते हैं घर के लिए, यानी कि बर्फ का घर। पद मतलब बोलते हैं, है ना। देखिए पद है एक पद प्लस एक पद। जब हम चिड़ियाघर को हम समास विग्रह करेंगे तो हम पाएंगे चिड़ियाघर का मतलब है चिड़िया का घर। अब जब का आ गया इसमें, यानी कि समास विग्रह हो गया, का आ गया, यही पद है हमारा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल भी क्या कहलाता है? समास कहलाएगा। समास का उदाहरण होगा जैसे आन बान शान, रोटी कपड़ा और मकान, लाल बाल पाल, है ना, ये किसके? ये समास के उदाहरण है। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एक दो बार जरूर इनको करना और कॉपी में नोट जरूर करते रहना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जब हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसको रिवीजन एक बार कर लेना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं बचेगा। कोई डाउट बचे अगर तो उसके लिए हम है फिर, है ना। चलिए अगला, अब देखिए नोट लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी में नोट कर ले, नोट को भी नोट कर ले कॉपी में। जिस शब्द में कोई विभक्ति कारक चिन्ह छिपा हो पद कहलाता है। विभक्ति या कारक चिन्ह मैंने आपको बताया था। चिड़िया घर में क्या है? का। चिड़ियाघर, चिड़िया का घर, का क्या आ गया? कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह को विभक्ति बोलते हैं, है ना। जैसे हिमालय, हिम का यानी कि बर्फ का घर, तो का आ गया, का ही क्या हो गया? ये विभक्ति होगी, कारक चिन्ह हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। शब्दांश में उपसर्ग का एक ही अर्थ होता है, या तो शब्दांश को हम उपसर्ग बोल दें या फिर उपसर्ग को हम शब्दांश बोलते हैं, एक ही मतलब होता है दोनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। पहले शाब्दिक अर्थ जाना, समास विग्रह किसे कहते हैं ये जाना, सामासिक पद क्या होता है ये जाना। इसके अलावा हमने 4 प्रकार देखे कि किस तरह से समास का जो शब्द होता है वो किस तरह से बनता है। एक शब्दांश प्लस एक शब्द को जोड़कर, एक शब्द प्लस एक शब्द को जोड़कर, यानी कि आगे भी शब्द होगा और पीछे भी शब्द होगा। एक पद प्लस एक पद को जोड़कर, यानी कि आगे भी एक पद होगा और पीछे भी एक पद होगा। पद का मतलब होता है जिसमें कोई विभक्ति कारक चिन्ह छिपा हो, जैसे चिड़ियाघर में का छिपा हुआ था, हिमालय में का छिपा हुआ था, है ना। इसके अलावा दो या दो से अधिक शब्दों का मेल भी समास का उदाहरण होता है ना। चलिए, और ये भी हमने जान लिया, जिस शब्द में कोई विभक्ति कारक चिन्ह छिपा हो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ये भी इस तरह से डेफिनेशन परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जिन शब्दों में कोई विभक्ति या कारक चिन्ह छिपा हो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, समास कहलाता है, संधि कहलाता है, या फिर कुछ और कहलाता है, या फिर कोई नहीं कहलाता। तो राइट आंसर क्या होगा कि वो पद कहलाता है ना। ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा शब्दांश में उपसर्ग का एक ही मतलब होता है, या तो उपसर्ग को हम शब्दांश बोल सकते हैं, शब्दांश को हम उपसर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे। रिवीजन हो गया आपका। चलिए, 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है हमारा समास के भेद। देखिए, समास के जो भेद होते हैं वो 4 या फिर 6 होते हैं। अब बात होगी कि 4 कब होते हैं और 6 कब होते हैं। देखिए, एक चीज पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हो, ऑप्शन में 4 व 6 दोनों हो तो राइट आंसर 6 होगा। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर 4 होगा, और अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 6 जाहिर सी बात है राइट आंसर होगा ही, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मैं एक बार फिर इसको लिख देता हूं। अगर ऑप्शन में 4 और 6 है, दोनों है, तो राइट आंसर 6 होगा। ठीक, अगर 6 नहीं है, 6 की जगह कुछ भी रखा हुआ है, तो राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब समास के जो भेद होते हैं 4 व 6 आपने समझ लिया। 4 कैसे होते हैं, 6 कैसे होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पहला होता है अवयवी भाव समास। पहला कौन सा होता है? अवयवी भाव समास होता है। दूसरा होता है द्वंद्व समास। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास। चौथा होता है तत्पुरुष समास। 5वां होता है द्विगु समास, और छठा होता है कर्मधारय समास, है ना। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब 4 कैसे होते हैं? 6 तो हो गए, लेकिन 4 कब होंगे? 4 जब होंगे जब तत्पुरुष समास के अंदर कर्मधारय और द्विगु समास आ जाते हैं। अब ये कैसे आएंगे ये भी हम बताएंगे। ठीक है, देखिए, अवयवी भाव, एक चीज बता देता हूं कि अवयवी भाव का जो प्रथम पद होगा, जो प्रथम होगा, है ना, वो इसमें प्रधान होगा। प्रथम पद की प्रधानता होगी अवयवी भाव समास में। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी। देखिए, हाँ, है ना। बहुव्रीहि समास में ना तो पहले की होगी ना दूसरे की होगी, यानी कि दोनों गौण होंगे और किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। अभी हमने उदाहरण देखे थे, आजीवन, दुस्साहस, निर्विरोध, रात दिन, माता पिता, चिड़ियाघर, हिमालय, आन बान शान। ये उदाहरण किसके हैं? तो मैंने आपको कहा अवयवी भाव समास।
प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय निपात या फिर उपसर्ग के होंगे। किसमें? अव्ययी भाव समास में। समझ आया? प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास का, है ना। और प्रथम पद या तो अव्यय होगा या फिर निपात होगा या फिर उपसर्ग होगा। अव्यय निपात उपसर्ग किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होते। उपसर्ग निपात अव्यय कभी भी किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमने जाना समास के जो 4 और 6 भेद होते हैं कैसे होते हैं। जब समास में कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन तीनों समासों का दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। समझ आया? तत्पुरुष समास का बाद वाला पद द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। इसलिए कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण और एक वैयाधिकरण। अगले पार्ट में जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तो ये समान अधिकरण के भेद है। समान अधिकरण का मतलब है समान, समान है ना, समान अधिकरण। पहले समान आ रहा है यानी कि समान आधार वाले। समान आधार कैसे? क्योंकि तत्पुरुष समास का भी बाद वाला पद प्रधान है और कर्मधारय का भी द्विगु का भी बाद वाले पद यानी कि दूसरा पद प्रधान है, तो समान हो गए यानी कि समान आधार होगा दोनों का। तो ये दोनों तत्पुरुष समास के अंदर पहुंच जाते हैं। तब हो गए समास के 4 भेद। और अगर तत्पुरुष समास से बाहर निकाल दिए जाए दोनों, तब होंगे समास के 6 भेद। अब 4 राइट आंसर होगा, 6 होगा, कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रहता है ना। चलिए सबसे पहले अव्ययी भाव से अपना स्टार्ट करेंगे। पहला प्रकार देख लेते हैं समास का, है ना। पहला भेद देख लेते हैं। तो पहला भेद क्या है? पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी यानी कि ए का मतलब है बिना, वै का मतलब है खर्च, यानी कि बिना खर्च वाला, जिसे खर्च ना किया जा सके। मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय निपात या उपसर्ग होंगे, जिन्हें किसी भी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदल सकते। जो अव्यय निपात या उपसर्ग होते हैं ये सबसे छोटा कह सकते हैं, सबसे छोटा हिस्सा है, अंश है शब्द का, सबसे छोटा, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको खर्च नहीं किया जा सकता, बिना खर्च वाला। ठीक है। अगर इसको छोटा किया जा सकता तो क्या हो जाता? इसको खर्च कर लेते। अब खर्च नहीं कर सकते यानी कि इसको और छोटा नहीं कर सकते। अव्ययी भाव समास बिना खर्च वाला। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग निपात या फिर अव्यय में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही उदाहरण में उपसर्ग भी रख दिया, निपात भी रख दिया, अव्यय भी रख दिया। नहीं, एक उदाहरण में या तो उपसर्ग लगा मिलेगा आगे, या फिर निपात लगा मिलेगा, या फिर अव्यय लगा मिलेगा। ठीक है। उपसर्ग निपात अव्यय कभी भी किसी भी लिंग वचन काल कारक में नहीं बदलते। इसके सभी उदाहरण नपुंसक लिंग के होंगे। अब इसके अलावा हम उदाहरण देख लेते हैं इसके, जैसे आमरण। आमरण, आ क्या हो गया? आ एक उपसर्ग हो गया, है ना। मरण एक शब्द हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गया? देखिए आमरण, आ उपसर्ग हो गया, मरण एक शब्द हो गया, है ना। हम यहां आ जाते हैं पहले पॉइंट पे। एक शब्दांश, उपसर्ग या शब्दांश एक ही बात होती है। तो आमरण एक शब्दांश होगा, एक शब्द होगा, एक शब्दांश होगा, एक शब्द हो गया, आमरण। एक क्या बन गया? समास का शब्द बन गया आमरण। निर्धन, निर प्लस धन, निर एक उपसर्ग हो गया और धन एक शब्द हो गया, निर्धन यानी कि बिना धन वाला, है ना। यथाक्रम, यथाक्रम, यथाक्रम क्या हो गया? एक निपात हो गया, यथा क्या है? निपात है, और एक ये शब्द है, तो क्या बनेगा? यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, है ना। यथाक्रम का मतलब क्या होता है? क्रम के अनुसार। यथाक्रम एक समासिक पद है और यथाक्रम का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या निकलता है? क्रम के अनुसार।
यानी कि एक शब्द को कई शब्दों में तोड़ दिया, यानी कि विग्रह कर दिया। क्रम के अनुसार, आपसे कह दे क्रम के अनुसार किसको कहते हैं? यथा क्रम को कहते हैं। तो क्रम के अनुसार क्या हो गया? क्रम के अनुसार हो गया समास विग्रह, और क्रम के अनुसार का अर्थ क्या निकलता है? यथा क्रम हो गया क्या? सामासिक पद। याद रखेंगे, है ना। आगे है धीरे धीरे इतिहास। इति क्या हो गया और हास क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप भी तो आपको भी कुछ करना है ना। ये भी सेम इसी का उदाहरण है ना। अब आ जाते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। उपसर्ग हो गया, निपात हो गया, अव्यय होगा, तीनों के उदाहरण हो गए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास आपको समझ आ गया, डेफिनेशन इसकी समझ आ गई, प्रकार समझ आ गई, है ना। अब आते हैं दूसरा समास देख लेते हैं। दूसरा समास है द्वंद्व समास। कौन सा है दूसरा? दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व अपभ्रंश भाषा का शब्द है द्वंद्व, है ना। इसको हम प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता वाला समास भी कहते हैं। प्रतियोगिता, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। मैंने आपको बताया दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, यानी कि पहला भी प्रधान और दूसरा भी प्रधान। प्रतियोगिता वाला समास, प्रतिद्वंद्वता वाला समास और प्रतिस्पर्धा वाला समास भी किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। अब देखिए प्रतियोगिता जो हम तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? प्रतियोगिता की तो कर रहे हैं। प्रतियोगिता का मतलब है एक निश्चित सीट पे अनिश्चित संख्या आ जाना, और उस अनिश्चित में से निश्चित को ही क्या करना? सेलेक्ट करना, वो प्रतियोगिता होती है। यानी कि वैकेंसी एक सीट के लिए निकली और फॉर्म डाल दिए 1000 ने, अब उन्हें 1000 में से एक का ही तो चयन होगा, यानी कि वो प्रतियोगिता कहलाई। सही है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता, जहां दो हो और दोनों में क्या हो? होड़ लगी हुई हो कि इस काम को मैं सबसे पहले करूंगा, है ना। दूसरी ओर दो एक समान के हो, दो एक समान के हो, एक पावर के हो, और उनमें एक दूसरे का विरोध करता हो, है ना। तो ये क्या होगा? प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता, है ना। प्रतिद्वंद्वता, प्रतिस्पर्धा वाला समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। अब इसके जो उदाहरण होंगे, जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, विलोम शब्दों वाला समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। विलोम शब्दों वाला समास किसको? द्वंद्व समास को। योजक चिन्ह वाला समास भी किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को। ब्लड रिलेशन वाला समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को, यानी कि रक्त संबंध वाला, रक्त वाला। कब कैसे यह आपको बताऊंगा, है ना। आवर्ती पुनरावर्ती वाला समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। ठीक है। अर्ध आवर्ती पुनरुक्ति वाला समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। अर्ध आवर्ती पुनरुक्ति का मतलब है सार्थक निरर्थक युग्म शब्द। जैसे कहते हैं चल यार चाय वाय पी लेते हैं यार। देखिए चाय का तो मतलब हो रहा है, लेकिन साथ में वाय भी पिया हमने। वाय क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन कह देते हैं, समझ लेते हैं कि चलिए चाय वाय पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, ना। तो उसको कहते हैं आवर्ती पुनरुक्ति वाला शब्द, है ना, समास। या फिर दो या दो से अधिक शब्दों वाला समास भी किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को। जैसे आन बान शान लाल बाल पाल, है ना, दो या दो से अधिक वाला समास, है ना। इसके अलावा संख्या वाला समास भी किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। याद रखो, इतनी सारी मतलब पहचान आपको बता दी। ये डेफिनेशन के तौर पे भी इनको प्रयोग किया जा सकता है। आपसे पूछ लेगा क्या? आपसे पूछ लेगा कि अर्ध आवर्ती पुनरुक्ति वाला समास किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? द्वंद्व समास को कहते हैं। ठीक है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इनके देख लेते हैं उदाहरण कि द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे। देखिए दिन रात, दिन रात, दिन रात आपने देखा। दिन रात क्या होता है? दिन रात विलोम शब्द है, एक दूसरे के विपरीत है, विलोम है, उल्टे हैं। तो दिन रात विलोम शब्दों वाला समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। दिन रात किसका उदाहरण है? दिन रात विलोम शब्द का उदाहरण है ना। और अगला है योजक चिन्ह वाला समास। योजक चिन्ह किसको कहते हैं? जिसमें बीच में डंडा होता है, डंडा, है ना। जैसे कि ये योजक चिन्ह है, बीच वाला डंडा, ये वाला, ये क्या हो गया? ये हो गया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। अब इस योजक चिन्ह पर हम कुछ अपने शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे और, तथा, व, एवं,
चय अथवा इस योजक चिन्ह के जगह पर प्रयोग होता है। चय एक संस्कृत का है योजक है। तो चय क्या है? चय एक संस्कृत का योजक है ना। देखिए अब आ जाता है दिन रात हो गया। दिन रात किसका? विलोम का है। काला व गोरा, काला व गोरा, काला और गोरा क्या हो गया? विपरीत हो गया है ना, विलोम शब्द हो गया, विलोम उल्टा है ना। विलोम शब्द क्या हो गया? काला व गोरा। वे आ गया, वे क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। योजक चिन्ह के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? वे का कर दिया योजक चिन्ह के स्थान पर। ठीक। इसके अलावा माता और पिता, माता और पिता रक्त वाला, माता और पिता ब्लड रिलेशन आ गया। माता और पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, ताऊ ताई, चाहे ब्लड रिलेशन वाला समास किसको कहेंगे? द्वंद्व समास को कहेंगे। योजक चिन्ह की जगह पर और लगा दिया, चाहते तो इसमें योजक चिन्ह भी लगा सकते थे हम, माता और माता पिता है ना, लेकिन योजक चिन्ह की जगह पर क्या लगा दिया? और लगा दिया। और कहां आएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ठीक है। तथा, च, एवं, अथवा या एवं है ना, ये किस में आ जाएंगे? योजक चिन्ह की जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दिन दिन, दिन दिन यानी कि दोनों शब्द एक जैसे हैं, दोनों शब्द एक जैसे हैं। पहले पद की प्रधानता है, दूसरे की भी प्रधानता है। जितने उदाहरण आपने देखा होंगे दोनों की प्रधानता है, पहले की भी है दूसरे की भी है। दिन दिन यानी कि आवर्ती पुनरावृत्ति वाला समास। आवर्ती पुनरावृत्ति, आवर्ती मतलब एक शब्द है और उसकी पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा भी रिपीट कर दिया, तो आवर्ती पुनरावृत्ति वाला। दिन दिन, बात बात, हाथ हाथ, हरा हरा, पीला पीला, नीला नीला, यानी कि दोनों शब्दों को एक जैसा बोलना बार बार है ना। तो दिन दिन, रात रात, ठीक है, ये शब्द किसके हो गए? ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। आवर्ती पुनरावृत्ति वाला समास हो गया। एक शब्द को दो बार बोलना है ना, आवर्ती पुनरावृत्ति। और योजक चिन्ह भी लगा हुआ है बीच में, इस योजक चिन्ह को हटाकर हम और, तथा, च, व, एवं ये भी लगा सकते हैं ना इनका प्रयोग। चाय वाय, खाना वाना, मैंने आपको बताया था जब दो चार दोस्त बैठे होते हैं उसमें यार चलो बहुत देर होगी, चलो चाय वाय पी लेते हैं यार, है ना, कि चलो चाय वाय हो जाए। तो चाय, चाय का तो अर्थ है, लेकिन वाय का अर्थ है या तो इनके सार्थक और निरर्थक युग्म। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, जिसके साथ में अर्थ हो। निरर्थक यानी कि जिसके साथ में अर्थ ही ना हो, लेकिन हम उसको एक पहचान के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं और उसका अर्थ भी हम निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो चाय वाय, खाना वाना, ये किसका हो गया? ये उदाहरण हो गया आवर्ती पुनरुक्ति का। आवर्ती पुनरुक्ति का यानी कि सार्थक निरर्थक युग्म का ये उदाहरण है चाय वाय, खाना वाना। रोटी कपड़ा व मकान, रोटी कपड़ा व मकान, दो या दो से अधिक शब्दों को का मेल क्या कहलाएगा? वो भी क्या कहलाएगा? दो या दो से अधिक शब्दों वाला समास। रोटी कपड़ा व मकान, कहां गया? रोटी कपड़ा व मकान। देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ, योजक चिन्ह, और अगले योजक चिन्ह की जगह व का प्रयोग कर दिया। ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान किसका उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है संख्या वाला समास। संख्या वाला समास जैसे 11, 35, 45, 68, 22, 37, 43, 54, 76, 89। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल इन्हीं संख्याओं में समास है? संख्या तो बहुत सारी है, अनंत तक है, इन्फिनिटी है ना। तो क्या अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ इन्हीं संख्याओं में? नहीं। देखिए 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक इन संख्याओं को छोड़कर प्लस इसके अलावा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 1000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, है ना, इस तरह की संख्याओं को छोड़कर मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए कहानी को चले लिख देता हूं, है ना, चले लिख देता हूं। देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 से लेकर 10 तक, इसके अलावा 10, 20, 30, ठीक, 40, 50, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 10,000, ये संख्या को छोड़कर सभी बाकी सभी संख्या क्या होंगी? बाकी सभी संख्या द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएंगी। अब इनमें द्वंद्व समास कैसे होगा? जैसे 11 है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम लिख सकते हैं 10 और 1, क्या हो गया? 10 और 1 11 हो गया, इसलिए 11 क्या हो गया? द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। जैसे 68 है, 68 को हम कैसे लिख सकते हैं? 68 को 60 प्लस 8, क्या हो गया? 68 हो गया, है ना, प्लस 60 और 8, 10 और 11, है ना। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 और 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
है ना, इस तरह से। जैसे 89 है, 89 है ना, 80 और 9, 89 हो गया। ये माइनस का निशान नहीं है, बल्कि ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का हम और का भी प्रयोग कर सकते हैं, तथा, च, एवं, है ना, अथवा, इनका प्रयोग हो सकता है। 0 व 1 से 10 तक जिस भी संख्या के पीछे 0 लग रही हो वो नहीं आएगा, 1 से लेकर 10 तक नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रखेंगे। जिस भी संख्या के पीछे अगर 0 लग जाएगा वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा, और 1 से लेकर 10 तक की कोई भी संख्या है तो उसमें उदाहरण नहीं होगा। 10 में भी 0 लगी हुई है ना, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, चलिए आगे। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, अभी अभी, अव्ययी भाव के उदाहरण है। कैसे, देखिए आगे में वही बात मैंने आपको बताया था। धीरे धीरे क्या है, अव्यय है ना। जल्दी जल्दी, अलग अलग, अभी अभी, ये अव्यय शब्द है। जबकि रात रात, दिन दिन, हाथ हाथ, कान कान, आपको लग रहा होगा यार ये तो एक ही जैसे हैं। मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव के जितने उदाहरण होंगे उपसर्ग निपात अव्यय के होंगे। प्रथम पद प्रधान होगा अव्ययी भाव समास में, और दूसरा, इनको किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हम। लिंग वचन काल कारक में इनको परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा अव्ययी भाव के जितने भी उदाहरण होंगे वो सभी नपुंसक लिंग के होंगे, है ना, एक वचन या बहुवचन में नहीं होंगे, यानी कि पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग में नहीं होंगे। सॉरी, हाँ, बार बार एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा था मैं, बल्कि स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के नहीं होंगे। सॉरी, है ना, उसको वो दिमाग में अब आया। ठीक है, गलती से उसको बोल दिया। ठीक है, चलिए देखिए कहा गया। हाँ, मैं कह रहा था कि अव्ययी भाव के जितने भी उदाहरण होंगे वो नपुंसक लिंग के होंगे, ना कि स्त्रीलिंग के और पुरुषलिंग के। ठीक है, वो चीज आप याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा देखिए रात रात, धीरे धीरे को हम बदल नहीं सकते किसी में भी, ना तो इसे लिंग में बदल सकते हैं, ना इसमें वचन में बदल सकते हैं, ना हम इसको काल में बदल सकते हैं, है ना, किसी में नहीं बदल सकते, लेकिन हम रात रात को बदल सकते हैं। ठीक, आपने कहावत सुनी होगी कि किसी गांव में एक चोर रहता था, है ना। पुलिस को उसके बारे में पता लगा कि वो तो उस गांव में रहता है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई, ठीक है, उसके घर दबिश देने गई, लेकिन वो फरार हो गया। अब पुलिस को खाली हाथ वहां से आना पड़ा। तो गांव वालों ने क्या कहा, अरे यार पुलिस को पता लग गया, पुलिस आई थी और वो तो यार रातों रात फरार हो गया। रातों रात क्या हो गया, फरार हो गया घर से, रातों रात, यानी कि रात रात को ही बदल के क्या कर दिया, रातों रात कर दिया, रात रात को बदल कर। रात रात को क्या कह सकते हैं, रातों रात कह सकते हैं, दिन दिन यानी कि दिनों दिन, हाथ हाथ यानी कि हाथों हाथ, कान कान का मतलब है कानों कान। जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है या आपके पास आता है, ठीक है, आपके बराबर से कोई सामान वो लेकर चला जाता है, तो आप क्या कहते हैं, यार कानों कान खबर नहीं हुई इस बात की, और वो आया और सामान लेकर चला गया। यानी कि कानों कान, कान कान का मतलब है कानों कान। हम जितने द्वंद्व समास के इस प्रकार के उदाहरण होंगे, यानी कि वो वहां पहचान है कि हम उनको बदल सकते हैं। लिंग वचन काल कारक में ये परिवर्तन हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण, लेकिन अगर नहीं होंगे तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण नहीं होंगे परिवर्तन। ठीक है, आया समझ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट का है तीसरा, इस वीडियो का जो पार्ट है पहला, इसका तीसरा समास और ये लास्ट समास, बहुब्रीहि समास, इंपॉर्टेंट समास है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि में, यानी कि जो दोनों पद होंगे वो दोनों गौण होंगे और किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। भगवान के नाम वाला समास किसको कहेंगे, बहुब्रीहि समास को कहेंगे। तीसरा तृतीय वाला पद इसमें प्रधान होता है, तीसरा या फिर तृतीय। ठीक है, जो दोनों पद होंगे इसमें वो गौण होंगे, अन्य पद की इसमें प्रधानता होगी। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। वह कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो बहुब्रीहि समास है। वह कौन सा समास है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास है। वह कौन सा पद प्रधान है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास है। वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद गौण होते हैं, तो बहुब्रीहि समास है। वह कौन सा समास है जिसमें भगवानों के नामों का प्रयोग किया जाता है, तो बहुब्रीहि समास है। वह कौन सा समास है जिसमें किसी शहर का निर्माण करने वाला, यानी कि शहर को बसाने वाले का नाम पूछा जाता है, तो वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अब हम पढ़ेंगे कैसे। भगवान के नामों वाला समास किसको कहते हैं, बहुब्रीहि समास को। जैसे दशानन, दशानन है ना, दशानन किसको कहते हैं, दस मतलब 10, आनंद मतलब सर, जिसके 10 सर हो किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, है ना। रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी कार्य को देखते हुए क्या कर दिया,
उसको गलत मतलब वो बना दिया गया। ठीक है, तो रावण दशानन, जिसके 10 सर होते हैं उसको क्या कहते हैं? रावण कहते हैं, है ना। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? जिसके 3 नेत्र हो, यानी कि 3 आंखों, 3 आंखों वाला किसको कहेंगे हम? भगवान शिव को कहेंगे, है ना। इसके अलावा गजोदर, गजोदर किसको बोलते हैं हम? हाथी को बोलते हैं, गणेश भगवान को बोलते हैं गजोदर। पीतांबर, पीतांबर किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को या शिव को, है ना। ठीक है, इसके अलावा वीणा पाणी, वीणा पाणी किसको कहेंगे? सरस्वती कहेंगे, है ना। ठीक है, किसी के द्वारा बसाए गए शहर, जैसे आगरा किसी के द्वारा बसाया गया, हैदराबाद बसाया गया, जयपुर बसाया गया, या कोई भी शहर नगर जो किसी के द्वारा बसाए गए हो, वो किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो ये था समास का पहला पार्ट। कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। देखिए अभी स्टार्टिंग है, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ आप बदलाव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर उसी प्रकार से उसमें बदलाव किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। बहुत लकी हो कि आपको यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है ना। बहुत सारे वो बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन किसी कारणवश पेपर में नहीं बैठ पाए, तो उनकी किस्मत देखिए कि उन्हें दोबारा मौका मिल गया बैठने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बिगड़ गया, तैयारी अच्छी है, लेकिन उन्हें फिर दोबारा बैठने का मौका मिलेगा कि अब दोबारा अपनी जो कमजोरी रह गई, वो गलती रह गई, उसको सुधारिए। तो हमको किसी भी प्रकार से कोई भी गलती नहीं करनी है। समाज का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट कल आएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, कॉपी में उतारते रहे पूरी की पूरी बातों को, रिवीजन करने का काम आएगा। यार इतना कुछ बता रहा हूं कि आपको लगता है कि इससे बाहर कुछ जाएगा? कल का एक पार्ट हो रहा है, 2 पार्ट में समाज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप प्रीवियस ईयर के किसी भी डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का नहीं, किसी का भी हो, प्रीवियस ईयर जो पिछले पेपरों में हिंदी आई हो, समाज के कोई भी उदाहरण उठा देख लेना। अगर एक भी बच जाए तो मुझसे वो कह देना कि यार भैया ये बच गया, क्यों बच गया? गारंटी कहता हूं एक उदाहरण नहीं बचेगा। देखिए कोई भी टीचर हो, मैं टीचर नहीं हूं लेकिन मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि मुझसे आता है, तो मैं चाहता हूं कि यार जब मैंने जो ले ली, तो आप जब मैं मतलब बेरोजगारी मैंने हटा ली, मुझे रोजगार मिलेगा तो आपको क्यों ना मिले, इसलिए आपकी हेल्प कर रहा हूं, है ना। तो ज्यादा कहना कुछ सही नहीं है, बस मैं इतना कहूंगा कि भरोसा रखें, बिल्कुल भरोसा रखें और अच्छे से आंख बंद करके भरोसा करें और इसमें से आप तैयारी करें। कोई भी टीचर जो होगा ना, वो 70% आप कराएगा, 30% तो आपकी खुद के सेल्फ चाहिएगा, रिवीजन चाहिएगा, बार बार का रिवीजन चाहिएगा। कई बार हम कहते हैं कि एक बार हम पढ़ लेते हैं, दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन पेपर में जाके क्या कर देते, गलत कर देते। लेकिन जब दोबारा आकर फिर उसी को खोल के देखते तो उसी में मिल जाता। तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। हर बार रिवीजन करोगे तो हर बार इसी में से कुछ नया पाओगे। रिवीजन करने में बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है, और उस कम में से भी कुछ नया मिलेगा। तो हर बार रिवीजन करना, 1-2 बार करना, है ना। बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे। हिंदी और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आप करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समथिंग ये समझ लीजिए कि 90% हो जाएगा, है ना। चलिए आज का पार्ट है यही समाप्त करेंगे। कैसी लगी ये मुझे बताएं। हाँ एक चीज और, अगर आपका कोई डाउट हो जाता है ना, कोई डाउट आपका होता है, तो आपको क्या करना है, 7520828487 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल, है ना, नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप। मैसेज करें, कोई डाउट है इस पर लिख के बता दे, मैं आपको उसका आपके डाउट का जवाब जरूर दूंगा, है ना। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और हिंदी, रीजनिंग और प्लस करंट अफेयर जब समय मिलेगा, हिंदी कंटिन्यू चलेगी, रीजनिंग का पार्ट में कभी कभी डालूंगा पूरे एक चैप्टर, उसके हिसाब से हम इसको कवर कर लेंगे। समय है आपके पास लगभग 40 से 45 डेज, यानी कि लगभग 1.5 महीना, उसमें आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।